नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स डायरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंकर्स डायरीज हमारा एक नया इनिशिएटिव है जिसमें हम जितने भी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे आप लोगों की बातचीत करवाएंगे। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि उससे आपको भी तैयारी करने में मदद मिल पाए। इसी सेगमेंट में मेरे साथ हैं आज रोहित, जो कि 2018 में SBI सिलेक्टेड है। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है बैंकर्स डायरीज में। थैंक यू। आज रोहित से जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि उन्होंने अपनी जनवरी को कैसे स्टार्ट किया, कब इन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया, किस तरीके से तैयारी की, और आपके जो क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं वो उनके सारे भी जवाब मैं लेने की इनसे कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले रोहित, कुछ अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में और उसके बाद में आपने किस तरीके से SBI में जाने की सोची, कब तैयारी करने की सोची, वो सारी हमारी एक जर्नी हमें बताइए। एजुकेशन बैकग्राउंड तो मेरा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं एक्चुअली। तो स्कूलिंग मेरी वहीं पे हुई थी पूरी, और उसके बाद मैंने बीटेक की थी जो मेरी जयपुर से हुई थी। बीच में 12th के बाद आया था, मैं सीकर आया था कोचिंग करने के लिए। वहाँ भी एक ड्रीम था कि IIT में जाएंगे, NIT में जाएंगे, पर वो नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद में 1 साल मैंने MNC में जॉब किया, और उसके बाद में मैंने MNC को ड्रॉप आउट किया था क्योंकि वहाँ पे कुछ मेरे को फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिख रही थी। ठीक है। हाँ, तो सीनियर से भी मैंने कंसल्ट किया था कि कहाँ तक जा सकते हैं अपन में, तो मेरे को लगा कि नहीं है। और एक जैसे झुंझुनू, या फिर मैं मेरे बैकग्राउंड का बता दूँ कि वहाँ पे एक अलग ही वो देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होता है। अच्छा। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो भी माइंड में था कि घर वालों को क्या चाहिए, फिर मेरे को क्या चाहिए, तो दोनों का मिक्सअप क्या हो सकता है। तो वो एक बैंकिंग जॉब था, क्योंकि ये है कि बैंकिंग जॉब इसलिए मैंने सिलेक्ट किया कि ये फ्रिक्वेंटली वो आती रहती है वैकेंसी। ठीक है। हाँ, SSC में क्या रहता है कि आज आपने एग्जाम दिया, पता नहीं कब आएगा, ये बैंक के साथ नहीं है। तो मैंने सोचा कि बैंक में ट्राई करते हैं, और शायद ये इसमें हो जाएगा। एक में नहीं होगा, दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं, तीसरे में हो जाएगा, क्योंकि 6 एग्जाम होते हैं IBPS, SBI और RRB को मिलाकर। तो एक थोड़ी सी ये एक कन्फ्यूजन और रहता है स्टूडेंट्स के, वो सोचते हैं कि जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है उसको तो इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती, SBI लेवल की तो एटलीस्ट नहीं हो सकती, वो ऐसा सोचते हैं। तो आपकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम में रही है, इंग्लिश मीडियम में रही है? नहीं, मेरा हिंदी मीडियम से था। 12th तक मेरा हिंदी मीडियम। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, देखो हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करके SBI PO कोई बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। तो अब उसके बाद में आपने कॉलेज के बाद में आपने MNC ज्वाइन की। हाँ। तो आपको ये लगा कि MNC में आगे का कुछ फ्यूचर नहीं है, ज़्यादा कुछ अच्छा आगे नहीं ग्रोथ कर सकते, तो आपने सब कुछ ओवरऑल सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट में जाने की सोची। सबसे पहले कौन से ईयर में आपने तैयारी स्टार्ट की और कौन से एग्जाम को टारगेट किया? मैंने 16 से 17 मेरी जॉब थी, तो 17 के बाद मैंने बैंकिंग में, ये था कि बैंकिंग में जाना है, तो बैंकिंग में कौन सा एग्जाम। ठीक है, SBI का पता था, तो SBI का तब तक फॉर्म निकल चुका था, तब तक मेरे को भरना था, बैंकिंग में आना था, तब तक फॉर्म निकल चुके थे। उस टाइम IBPS का था, तो मैंने IBPS क्लर्क भरा था, और RRB PO और RRB क्लर्क भरा था। ठीक है। मेरा RRB PO क्लियर हुआ, प्री क्लियर हुआ था, मेरा मेंस क्लियर हुआ था, और मैंने इंटरव्यू में भी गया था मैं, जहाँ पे मैं 0.50 से रह गया था फाइनलिस्ट के अंदर। ठीक है। बाकी मेरा IBPS क्लरिकल का और RRB क्लरिकल का मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था, दोनों का। अच्छा। हाँ, 2018 अप्रैल में रिजल्ट आया था इसका, RRB PO का, जो फाइनल रिजल्ट था। उस टाइम पे मेरा नहीं हुआ, 0.50 से हो गया था। तो ऐसा लगा था कि यार इतनी दूर आकर, क्योंकि 17 में मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, 1 साल मेरी हो चुकी है, और 15 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये था कि यार 2 साल निकल चुके हैं, और मैंने 1 साल दे चुका हूँ मैं इस इंडस्ट्री को, मतलब बैंकिंग को, और मैंने यहाँ तक आया भी और नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि कहाँ मेरी वो कमी थी, कहाँ मेरी कमी रह गई थी। कहीं ना कहीं तो रही है, तभी मैं रह चुका हूँ, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक आया हूँ, कुछ तो है क्लियर, मेरा बेसिक वगैरह क्लियर है, पर कहीं ना कहीं कमी है। तो फिर मेरे को GK सेक्शन था जिसमें मेरे को लगा कि उसके अंदर मेरी कमी थी, तो उसको मेरे को क्लियर करना है। फिर 18 में हुआ, तो मेरे को ये था कि 18 जो ईयर है उसमें मेरे को बैंकिंग जॉब चाहिए। ठीक है। किसी में भी मैंने ये नहीं सोचा था कि SBI के अंदर ही चाहिए, या SBI PO मेरी ड्रीम जॉब है, वो कभी था ही नहीं। हाँ। मेरा तो ये था कि RRB में एक बार सीट वो आया है, तो मेरे को RRB तो क्रैक करके आनी है, RRB PO के अंदर तो मेरे को लेके आना है, वो वाला था। फिर मैंने सबसे पहले SBI PO का फॉर्म भरा, SBI क्लरिकल का था, वो फॉर्म भरा। मैंने फॉर्म सारे भरे थे, मैंने BOB का था वो भी भरा था फॉर्म, BOB PGDF वाला था वो भी हुआ था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। SBI प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू हुआ, सेम ये हुआ। मेरे क्लरिकल का था, वो भी तीनों क्लियर हुए थे, और BOB PO का मैंने दिया था, वो भी क्लियर हो गया था, और RRB का था, वो क्लियर हुआ था। तो मेरा यही था कि मेरे को फॉर्म भरने, मैंने फॉर्म भर दिया, मेरे को ये नहीं कि पर्टिकुलर, हाँ इसी में जाना है। फिर आपका BOB में भी हो गया, क्लरिकल में भी हो गया, SBI में भी हो गया, तो आपने SBI चॉइस कर लिया। पहले मैं BOB PO में चला गया था, PGDF बैंगलोर, 15 दिन। उस टाइम पे SBI क्लरिकल का रिजल्ट आया था, और BOB PO का वो वाला रिजल्ट आया था। SBI PO का रिजल्ट तब तक आया नहीं था, तो मेरे को एक कन्फ्यूजन था कि कौन से में जाऊँ मैं। तो बहुत ज़्यादा दिन सोचने के बाद और बातें किसी से पूछने के बाद मेरे को लगा कि ठीक है यार, PO है,
ऑफिसर जॉब है, मैं इसी में जाता हूँ मैं। ठीक है। एक यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों को। जैसे आपने बोला कि आरआरबी आपका 0.50 मार्क्स से रह गया फाइनल सिलेक्शन एकदम से, इंटरव्यू वगैरह सब मिला के। तो कई बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर 0.5 0.25 से रह जाते हैं, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं उनका हमेशा ही बोलता हूँ कि देखो ये एग्जाम्पल आपके सामने कि अगर आप 0.50 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रह रहे हो तो आप ये मत समझो कि आप फेल हो गए, आप ये समझो कि आप मंजिल के बहुत करीब है, आप बस पहुंचने ही वाले हैं। उसको पॉजिटिव तरीके से लो, आप मैं इंटरव्यू, इतना हाँ, नजदीक जाके रहा हूँ तो मतलब मैं इस बार कर लूंगा, नेक्स्ट टाइम कर लूंगा, ये कॉन्फिडेंस रहना क्योंकि आप चाहिए। इंटरव्यू में निकले हो ना, हाँ हाँ प्री और मेंस क्लियर किया, कुछ ना कुछ तो है आपके अंदर, बिल्कुल। बेसिक क्लियर है या फिर कुछ कोई ना कोई सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है, तभी आपने वो मेंस क्लियर किया होगा। और इंटरव्यू में रहे हो, कहीं ना कहीं कमी है, उसको सॉर्ट आउट करो, निकल जाओगे। बिल्कुल सही। कोई ज़्यादा वो नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद में आपने ये एसबीआई की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, और अब मैं एसबीआई के ऊपर आता हूँ कि हमारी 3 एग्जाम होती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो आप इनके बारे में बताएं कि आपने इनको किस तरीके से स्ट्रेटेजी करके, इनके बारे में किस तरीके से आपने तैयारी की। तो जब मैंने फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरते मेरा ये था कि अब मेरे को सभी सब्जेक्ट है वो एक साथ ही लेने हैं। ठीक है। ये नहीं है कि प्री के अंदर जीके नहीं आती तो मैं जीके नहीं लूँगा, और प्री के अंदर मैथ और रीजनिंग का है वो कम, थोड़ा वो डिफिकल्ट लेवल है तो वो कम है, तो मैं थोड़े पजल्स हैं या फिर डीआई है वो कम डिफिकल्ट लेवल वाली वो सोल्व करूँगा। नहीं, मेरा ये था कि मेरे को तो क्लियर करना है, तो कहीं से मेरी तरफ से कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने जीके डे फर्स्ट से स्टार्ट कर दी थी पढ़ना, फिर मैथ था, रीजनिंग थी और अपना इंग्लिश था, तो वो भी डे फर्स्ट से था। लेवल मैंने कभी नहीं देखा कि इजी वाला करना है या मेंस वाला करना, मेरे को ये था कि कंप्लीट करना है, जो है वो पूरा करना मतलब कोई टॉपिक पकड़ा तो उसको कंप्लीट लेवल में पढ़ के छोड़ना पूरा करना है, इजी भी है और उसका हार्ड भी है। ठीक है। तो अभी हम सब्जेक्ट वाइज आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं प्री की बात करता हूँ। प्री में 3 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग। आपने अलग अलग तैयारी नहीं की, लेकिन मैं फिर भी सब्जेक्ट वाइज आता हूँ। जैसे 4 सब्जेक्ट मान लेते हैं हम, आपने ओवरऑल तैयारी की तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ठीक है। तो आप एक एक करके इनके बारे में बताओ कि आपने क्वांट को किस तरीके से हैंडल किया, रीजनिंग को किस तरीके से किया, और जीए को किस तरीके से किया, और इंग्लिश को किस तरीके से किया। मेन चीज़ ये क्वांट में डीआई वाला पोर्शन में बहुत डाउट रहता है लोगों को, और इसमें रीजनिंग में पजल वाले सेक्शन में। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए। मैन होता ही क्या है, डीआई और पजल। जो स्कोरिंग होते हैं 15-20 मार्क्स के आपके पास डीआई आएगी, 15-20 मार्क्स के आपका पजल आएगी, बिल्कुल दोनों आएंगे। तो आपको वो तो करना ही है, उनको आप छोड़ के जा नहीं सकते हो। तो मैथ के बैकग्राउंड से मैं था, 12th तक मेरी मैथ रही है, फिर बाद में बीटेक भी किया, तो मैथ से तो मेरा था कहीं ना कहीं, एप्टीट्यूड से रिलेटेड मेरा था। तो मैथ के बेसिक क्लियर थे, नहीं थे तो मैंने डाउट क्लियर किए और मैथ वहाँ से स्ट्रॉन्ग हुई। और फिर मैंने स्पीड टेस्ट देना स्टार्ट किए थे कि मैथ का है स्पीड टेस्ट दो। फिर रीजनिंग का था, तो रीजनिंग का मैंने पर्टिकुलर कहीं से भी कोई वो नहीं ली, पर्टिकुलर कोई जाके कि ये वाली बुक लूँ या वो लूँ, नहीं। मेरे को हुआ 1-2 टॉपिक के अंदर मेरे को दिक्कत आई थी जहाँ पे, तो मैंने बैंकर्स पॉइंट जो है चैनल, वहाँ से मैंने एक बार गाइडेंस के तौर पे देखा कि जो कहाँ पे मेरे को लैग हो रहा है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, तो वहाँ से गाइडेंस लिया और मैंने देखा, और वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया हुआ था। तो वो 1-2 टॉपिक मेरे वहाँ से जो थे वो क्लियर हो गए। रही बात मेरी जीके की, तो जीके मैंने लास्ट ईयर जो 2017 में फेलियर हुआ था, उस टाइम पे किया था कि प्री जब क्लियर हुआ उसके बाद स्टार्ट की थी जीके। हाँ, ये गलती मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं। पहले ये था कि प्री तो क्लियर हो, पहले दिमाग में क्या रहता है, क्यों पढ़ूँ यार, मैं जो इतना टाइम है जीके को दे रहा हूँ, क्या पता मेरा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, मैं क्यों दे रहा हूँ। तो इसलिए जीके को टाइम नहीं देंगे तो कोई मतलब नहीं आगे तैयारी का। स्टूडेंट देते नहीं है ना, लास्ट में तो फेल हो ही जाएंगे। हाँ, स्टूडेंट देते नहीं है। तो मैंने वो माइंडसेट छोड़ा कि भाई मेरे को तो सेलेक्ट होना है, प्री तो ना क्लियर करना है, प्री क्लियर होने से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मेरे को तो सेलेक्ट होना है, तो मेरे को जीके मेरा सब्जेक्ट है और मैं पढ़ूंगा डे फर्स्ट से, वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। तो नोटिफिकेशन से टाइम से मैंने जीके स्टार्ट कर दिया था। मतलब जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनको फर्स्ट डे से हाँ जीके पढ़ना स्टार्ट कर लेना चाहिए, जीके स्टार्ट करना है। बिल्कुल। फिर बाद में रहा इंग्लिश का, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए, तो क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, कभी इंग्लिश का रहा नहीं। ग्रामेटिकल थोड़ा था कि ग्रामर है वो आती थी मेरे को, बाकी और कुछ नहीं था। तो इंग्लिश के ऊपर आप एकदम से डिटेल में बताओ छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि इंग्लिश के डाउट्स बहुत ज़्यादा है। मतलब एक तो ये है कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड होने के बाद में ये कॉन्फिडेंस लाना है कि हमें इंग्लिश हम सीख सकते हैं, यही एक मतलब बड़ा टास्क हो रखा है स्टूडेंट्स के लिए। वो लोग, बहुत सारे स्टूडेंट तो बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे इंग्लिश का कल्चर नहीं है, जहाँ पे इंग्लिश को इतनी वो नहीं दी जाती। तो उसके उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आप बताओ कि भाई वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और आपने कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कि ये भूल जाओ कि ये होगा नहीं, क्योंकि 70 से 80% स्टूडेंट है वो फॉर्म इसलिए नहीं भरते कि इंग्लिश आ रही है भैया एसबीआई में। तो एसबीआई पीओ की इंग्लिश तो हमसे कभी क्लियर नहीं होगी। जो इवन जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है वो भी ये सोच जाते हैं कहीं ना कहीं कि यार हमारे से भी हो नहीं पाएगी, वो टफ आती है, केट लेवल की आती है, हमसे नहीं हो पाएगी, तो वो फॉर्म नहीं भरते हैं। तो कौन जो आपने वो है
वो जो फियर है वो हटा दो एक, ठीक कि है। हो नहीं पाएगा वो फिर हटा दो। मेरा खुद का नहीं था, 12th तक नहीं था। बीटेक टाइम पर प्रेजेंटेशन वगैरह स्टार्ट हुई थी, होता था तो ये रहता था कि कैसे जाके मैं बोलूँ यार, मेरे को तो आती नहीं है ना, क्योंकि मेरा रहा नहीं है 12th तक, और वो नहीं था कि होता है। बस एक कॉन्फिडेंस था मेरे में हमेशा कि कर लूँगा यार, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हंसेंगे ना। कुछ दोस्त थे, उनका रहता था कि यार नहीं, क्लास की लड़कियां हैं जो सामने फर्स्ट बेंच पे बैठी वो हंसेंगी, उससे मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे। हाँ, कि यार अभी तो कुछ स्टार्ट हुआ था हमारा, और उसको ये पता चलेगा कि मेरे तो इंग्लिश ही नहीं आती, तो वो तो मेरे साथ नहीं आने वाली या नहीं होने वाला कुछ भी हमारा। तो उस वजह से एक वो फियर होता है कि फियर होता है पब्लिक में हाँ, बोलने का, लोगों के सामने एक्सप्रेस करने का, हाँ, यही बोलना था। हाँ, फियर रहता है। तो वो फियर उनको बैक कर रहा था। मैंने बोला नहीं यार कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हंस लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मैं चला जाता था, मैं प्रेजेंटेशन देता था, नहीं होती थी अच्छे से, टीचर थे अच्छे, सपोर्ट करते थे कि देखो यहाँ पे आपने ये किया है, यहाँ पे आपको ऐसे स्टार्ट करना है, ये बोलना है और ऐसे वो करना है, वो हेल्प करते थे। तो क्या हुआ उसमें, मैंने कुछ खोया नहीं ना। बिल्कुल सही। मेरे को तो आता ही नहीं था, मैं वहाँ गया, इसकी वजह से मेरे को पता चला कि भाई यहाँ पे मैंने गलती भी की है। अगर मैं स्टार्टिंग नहीं करता तो मेरे को पता ही नहीं चलता गलती क्या की थी मैंने। तो ये कॉन्फिडेंस, एक तो फियरलेस होना है, हाँ। किसी के ये नहीं सोचना कौन क्या सोचेगा, अपना इंग्लिश हाँ, कहीं पे हाँ। बोलना है या कुछ भी करना है, उससे डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सभी लोग एक इस बात पे ध्यान दें। दूसरा, आपने मतलब अपने इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयारी की? एग्जाम में जब आया तब मेरे को, मैंने देखा कि इंग्लिश में है क्या भाई, हम्म, हवा तो बना हुआ है ये कि इंग्लिश क्लियर नहीं हुआ, इंग्लिश क्लियर नहीं हुआ, इंग्लिश क्लियर नहीं हुआ। मैंने देखा कि है क्या, तो उसमें देखा कि जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो कम है, एसबीआई स्पेशली जो बैंकिंग सेक्टर उसमें, हाँ हाँ, और जो कंप्रीहेंशन वाला है वो ज़्यादा है, जो रीडिंग से रिलेटेड है वो कुछ ज़्यादा है। तो फिर बाद में मैंने बीटेक टाइम पे वो किया था कि वहाँ पे भी इंग्लिश इंप्रूव करनी थी, तो न्यूज़पेपर पढ़ना होता था थोड़ा बहुत। वहाँ पे आता था कि रुपए लगते थे, और वार्डन हमारा थोड़ा स्ट्रिक्ट था, वो कहता था कि यहाँ पे पेपर आए हैं, अगर 600 की स्ट्रेंथ है तो 600 पेपर मेरे को यहाँ से जाने चाहिए। मेरे को शाम को आऊँ तो मेरे को यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए 600 पेपर यहाँ पे रखे हैं, आप लेके जाओगे और आप पढ़ोगे, और मैं कभी भी सडन इंस्पेक्शन करवा लूँगा कि पेपर रूम में है या नहीं है। तो ये होता था कि यार रुपए तो लग ही रहे हैं अपने, हमारे हॉस्टल फीस में वो काउंटेड था, ठीक न्यूज़पेपर के जो थे वो लग ही रहे हैं, पढ़ ही लेते हैं। तो वहाँ पे क्या है, स्पोर्ट्स में मेरा थोड़ा वो था, इंटरेस्ट था, तो मैं क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ हैं तो ये पढ़ लेता था उससे। कुछ समझ में आया नहीं आया स्टार्टिंग में, मैं पढ़ता था, फिर धीरे धीरे कुछ समझ में आया, वहाँ से पास आउट हुए। जब फॉर्म भरा हमने बैंकिंग का, इसका एसबीआई का, तो ये था कि यहाँ पे कैसे करें अब इंग्लिश। तो फिर मैंने देखा कि इसमें क्या क्या है, वहाँ भी मैंने स्टार्ट किया कि न्यूज़पेपर, मैंने बहुत सारे यूट्यूब भी देखे, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनसे भी मैंने उनके भी वीडियोस देखे, तो सबका ये था कि न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर से हो जाएगा। तो मैंने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया लगवाया, जो मेरे हॉस्टल में भी आता था, मेरे को अच्छा लगने लग गया था। बॉलीवुड की न्यूज़ भी देखते थे उसमें कि कौन सी मूवी में क्या हो रहा है और क्या एक्ट्रेस के साथ क्या है, सारा वो, और एक स्पोर्ट्स का भी, तो वो मेरा चल रहा था। फिर 1-1.5 महीने चला, फिर मेरे को ये पता चला नहीं भाई, सब द हिंदू द हिंदू द हिंदू बोल रहे हैं, कुछ तो लफड़ा है। तो जयपुर में रहता था, वहाँ पे तैयारी करता था, तो मैंने न्यूज़पेपर वाले को बोला भाई द हिंदू चाहिए हमें, तो उसने बोला कि भाई पैसे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, आपने पिछला वाला है वही ऐसे दिया है, तो ये 10 रुपये 11 रुपये के अप्रोक्स है, तो इसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, आप देख लो, और ये आएगा लेट थोड़ा, प्रिंटिंग इसकी दिल्ली से होती है तो ये थोड़ा लेट आएगा। मैंने बोला कोई इशू नहीं, तो लेके आ, ठीक है। वो फर्स्ट डे लेके आया, इतना मोटा पेपर, पहले तो देख के ही हो गया था पेपर है, मैगजीन है, क्या है ये क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा था वो। फिर मैंने खोल के देखा, सारे पेज देखे है क्या, सब में पढ़ा, तो फिर वही है, पीछे से निकाला स्पोर्ट्स वाला, पढ़ा, थोड़ा जो बॉलीवुड की न्यूज़ें थी वो पढ़ी और छोड़ दिया। 1.5 महीना 2 महीना, फिर उनको क्या करते थे कि हम बेड में, नीचे बेडिंग थी हमारी, तो खाना कभी बनाते थे ना तो वहाँ पे नीचे लगा लेते थे, उनको वो काम आ रहे थे वो, तो कुछ ज़्यादा वो नहीं था, तो उसमें धीरे धीरे स्टार्ट किया कि यार नहीं ऐसे नहीं होगा। फिर और मैंने वो देखा, कहीं से पता चला कि भाई एडिटोरियल पार्ट है जो मैन है इसके अंदर, तो मैंने वो पढ़ा एडिटोरियल, धीरे 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 फिर उसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ, मैन पेज से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। फिर मेरे को भी लगा यार 3 चीज़ें हो रही हैं इससे, मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, जीके है वो भी मेरे को पता चल रहा है कि वर्ड में क्या चल रहा है, और साथ में वोकेब है वो भी हो रहा है, और एक इंटरव्यू के लिए जो होता है कि इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि वर्ड के बारे में क्या नॉलेज है, इनकी क्या क्या चीज़ों के बारे में पता है, तो वो भी मेरे को सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है और सारा। तो मैंने उसको सीरियसली लेना स्टार्ट किया। पहले मैं 15 मिनट पढ़ता था, आधा घंटा पढ़ता था, फिर वही है 1.5 2 2.5 3 घंटे तक पढ़ने लग गया। उसको पूरा क्रेडिट है इंग्लिश इंप्रूव होने। हाँ, मैं पेपर को द हिंदू को मतलब आगे से पीछे तक मैं ये कर लेता था कि मेरे को छूटना नहीं चाहिए, पूरा पढ़ना है। हाँ, और सुबह उठता था, उसके बाद वो आ गया 9 साढ़े 9 10 बजे तक आता था वो,
उससे पहले चाय पी, अपने ब्रेकफास्ट किया, और जो प्रीवियस था अपना स्पीड टेस्ट था एक, वो दे देता था मैं। और मेरे को ये रहता था कब आएगा कब आएगा कब आएगा वो न्यूज़पेपर। जब तक नहीं आता तब तक शांति नहीं थी। न्यूज़पेपर आया, जल्दी से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और वो 12:30-1 बजे तक, लंच से पहले तक वो पढ़ता था मैं। फिर ये पढ़ा मैंने, इम्प्रूव भी हुआ, सब कुछ हुआ। बट मेरे को ये लगा यार कहीं ना कहीं मैं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा कि मैं 2.5-3 घंटे सिर्फ एक न्यूज़पेपर को दे रहा हूँ, क्योंकि बुक भी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं इंग्लिश की। क्योंकि अपन को सिखाया क्या जाता है, बुक्स पढ़ो, मैथ है तो मैथ की ये बुक ले आओ, रीजनिंग है रीजनिंग की ये बुक ले आओ, इंग्लिश की इतनी बड़ी बुक ले आओ, या फिर यूट्यूब चैनल पढ़ो, या फिर जो भी है। मैं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ना मेरा। पर नहीं, मैं ठीक है यार कहीं ना कहीं तो इम्प्रूव हुआ, देखते हैं जो भी है। मैंने थोड़ा सा कॉन्साइज किया, फिर उसको जो टाइम था ना मेरे को ज़्यादा जा रहा था, मैंने ये कि मेरे को इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं इसके अंदर वही पढ़ूँ मैं, क्योंकि मेरी रीडिंग अच्छी हो गई उस टाइम तक। इंग्लिश थी वो थोड़ी इंप्रूव हो चुकी थी, वो क्या अच्छी हो गई थी। मैं नहीं यार, मेरे को जो इंपॉर्टेंट है जो चाहिए अपन को वही पढ़ेंगे, तो उसको करके मैंने 1.5 घंटा, 1.25-2 इसके अंदर वो कर लिया। तो वो ओवरऑल 2 घंटे के आसपास। जो रीडिंग वाला है ना, जो न्यूज़पेपर है, मैं पूरा क्रेडिट उसको दूंगा। अच्छा, जो न्यूज़पेपर रीडिंग थी, मेरी थिंकिंग कहीं से भी है, जैसे भी है, पूरा उसको है। जो इंग्लिश में मैं क्लियर भी किया मैंने। और ऐसा बताऊँगा, मैं प्री था, प्री के अंदर मेरे को बहुत हेल्प की उसने, पैसेज रीड करने के लिए। क्लोज टेस्ट के अंदर वो आती है, एरर है उसके अंदर वो आती है, कंप्रीहेंशन पूरा है, तो बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प करता है। और मैथ्स के अंदर क्या है, नो डाउट इंग्लिश में ही नहीं, मैथ और रीजनिंग में क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े आते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी ना, उतना जल्दी आप उसको पढ़ पाओगे, समझ पाओगे पूछ क्या रहा है। क्योंकि कुछ टर्म्स होती हैं इमीडिएट लेफ्ट और लेफ्ट वाली पजल्स के अंदर, तो वो क्लिक जल्दी से करेगा, या फिर एक पैसेज है कुछ ज़्यादा ही अच्छी उसने वो दे दी अलग से, तो वो अच्छे से आप जल्दी से रीड कर पाओगे। और सेकंड का ही टाइम होता है, जितना अच्छे से आप समझ पाओगे उसका ही वो खेल है सारा मैथ्स के अंदर। तो क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं है हवा कि क्या है क्या नहीं है, उसमें वही है कि जो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया सारी डिफिकल्ट है, और जो समझ लिया तो वो कर लो। तो इंग्लिश उसमें भी हेल्प करती है आपकी, इंग्लिश में करती है। और एक इंटरव्यू के अंदर भी आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का ये रहता है यार, इंटरव्यू तो सिर्फ इंग्लिश में होता है, और जो इंग्लिश अच्छे से बोल लेता है या जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं वही क्लियर करेगा, वरना हिंदी मीडियम वाला तो कभी नहीं कर पाएगा, या फिर उसका तो कभी होगा ही नहीं। तो ओवरऑल एक बात समझ में आ रही है कि रीडिंग स्किल से बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में मिल रहा है, इंटरव्यू तक मिल रहा है, प्री मेंस सारी जगह मिल रहा है। तो एक बात जो सारे टीचर्स बोलते रहते हैं, सभी स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि भाई पेपर पढ़ो, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये दिक्कत है कि वो लोग पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, या तो कुछ दिन बाद में ड्रॉप कर देते हैं, या कुछ और हो जाता है। तो जैसा कि मैंने रोहित से समझा कि इन्होंने ये बोला कि सबसे पहले अपने इंटरेस्ट वाला पार्ट पढ़ो, बॉलीवुड पढ़ो या फिर वो पढ़ो, और उसके बाद में धीरे धीरे चीजों को आगे लेके जाओ। लेकिन उस हैबिट को छोड़ना नहीं है। शुरू में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे वो कम भी हो जाएगा, उससे बहुत इंप्रूव। एडिटोरियल पार्ट है वो मैन होता है। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम जीके वाले पोर्शन के ऊपर। तो जीके आपका पेपर के साथ ही तैयार हुआ है, फिर आपने इसके अलावा भी कुछ किया जीके के अंदर? नहीं, जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टार्टिंग से कर लिया था। नहीं तो आप सोर्स क्या यूज करते थे? सोर्स मल्टीपल थे, यूट्यूब चैनल हैं बहुत सारे हैं, आप किसी को भी उठा लो, एक को नहीं 2 को उठाना और स्टार्टिंग से करना। मैगजीन वगैरह कोई नहीं, मैगजीन वगैरह ऐसे अलग से कोई स्टार्ट नहीं की थी मैंने, और न्यूज़पेपर से मतलब इंटरनेट था आपका सोर्स जो भी था? हाँ, बस ये है कि छोटे वालों में जाना। कुछ होता है ना कि 1 घंटे का ये वीडियो है, पूरे मंथ को समराइज कर रहा है, आप तो ये देख लो, इससे पूरी आपकी जीके हो जाएगी। आप 5 घंटे के अंदर जीके कर लोगे 5 महीने की, ऐसा नहीं होता। डिटेल में पढ़ना है पूरा, डिटेल में पढ़ना। हाँ, सिर्फ आपको ये देखना है कि मेरे को एग्जाम दे के वापस आना है, पास नहीं होना, आप कर सकते हो। आपके माइंड के लिए करना है, कर सकते हो, बट आपको क्लियर करना है तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और डे वाइज पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से, वन बाई वन डे का। 2-3 सोर्स से पढ़ो, कोई भी न्यूज़ मत। हाँ, ये है कि बाद में उनको वैसे यूज ले लो ना आप। तो आपने इसके कुछ नोट्स बनाए थे, फिर ऐसे आप डेली रीडिंग करके छोड़ देते थे? रीडिंग भी की और नोट्स भी बना लेता था मैं, डेली के पॉइंट लिख लेते? हाँ, मंथली जो डाइजेस्ट आते हैं इनके, तो वैसे यूज कर लो समराइज करने के लिए, अच्छा, याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए हो जाएगा। फिर एक कुछ के जो कैप्सूल्स आते हैं तो वो पढ़ लो लास्ट में, वो लास्ट के अंदर रिवाइज करने के लिए। स्टार्टिंग में आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेगा। हाँ, जरूर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और उसके नोट्स भी बनाने। नोट्स बना लो, मतलब आप पे है। अगर आपको याद रहता है कि मैंने भाई 10 दिन पहले वो वाली न्यूज़ पढ़ी थी, आपको याद रहता है, मत बनाओ। अच्छा, एक आपने ना पजल के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपना, या फिर मतलब कुछ स्पेशल किया हो पजल को इम्प्रूव करने के लिए? पजल सिर्फ प्रैक्टिस है, डीआई और पजल दोनों में है प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, बेसिक जरूर क्लियर करो। मतलब जैसे कोई स्टूडेंट आके बोलता है कि सर स्पीड नहीं बढ़ रही, तो उसको ये क्वेश्चन में रिटर्न में बोलता हूँ भाई कितने पजल सॉल्व किया आपने, 1000 के 2000 के, उसके बाद ये सेंटेंस बोलना। हाँ। मतलब इतने करने के बाद में स्पीड अपने आप इंप्रूव होगी ना। मतलब उसका कोई ऐसा तो नहीं है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ऐसा कोई सीक्रेट होगा उससे इंप्रूव हो जाएगी। प्रैक्टिस ही एक सीक्रेट है। हाँ, नहीं, कुछ यूट्यूब चैनल उन पे अपन देखेंगे
वो ये बताएंगे पजल क्लियर 1 मिनट में, 50 सेकंड में या फिर 2 मिनट में, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन लेंगे आपके लिए और वो स्पेसिफिक क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आते। बिल्कुल ठीक है, वो क्वेश्चन आपको दे देंगे वो अपनी जो है ना उसके अंदर भी, पर वैसा नहीं है। मैंने एक आपका वो यूट्यूब चैनल है ना बैंकर्स पॉइंट, उस पर मैंने देखा था जो आपने एक पजल्स का भी वीडियो डाला था और इक्वलिटी इनइक्वलिटी वाला था, तो उसमें मेरे को वही चीज़ अच्छी लगी कि आपने एक स्पेसिफिकली उसको वो नहीं किया कि शॉर्ट ट्रिक के अंदर दिखाना है, शॉर्ट ट्रिक भी दिखाइए तो उन क्वेश्चन की दिखाइए जो फ्रिक्वेंटली आते हैं। आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि जो होता है वो एक बार बेसिक क्लियर कर लो, शॉर्ट ट्रिक बाद में अपने आप बन जाएगी खुद से ही। खुद करोगे ना, जैसे धीरे धीरे करूँगा मैं, लाइन वाली है या फिर टेबल वाली है, जो भी मैं खुद करूँगा तो मेरे खुद की शॉर्ट ट्रिक निकलने लग जाएगी। मतलब एक स्टूडेंट को हम सीधा जवाब देना चाहें पजल्स के लिए, सेटिंग के लिए, तो ये प्रैक्टिस करो, ये जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत बार बोल दिया, इसका इफेक्ट नहीं हो रहा। तो हम ये बोलते हैं कि 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कम से कम, उसके बाद बोलना स्पीड नहीं आ रही। हाँ, उसके बाद आप आना और सही अप्रोच से, लेकिन उसके बेसिक वगैरह क्लियर होने चाहिए। एक तो बेसिक क्लियर होनी चाहिए, लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, बस इसके अलावा कुछ और होता है? लैंग्वेज का ही खेल है पूरा। फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन से कभी वो नहीं होता। आप सेकंड लाइन या फिर थर्ड लाइन में देखना, एक क्लू होगा हर एक पजल, और पजल के अंदर हमेशा सेकंड या थर्ड लाइन में क्लू होता है एक, और वो छोटा सा रहता है। अपन फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो नहीं आता अपन को, अपन सोचेंगे यार ये तो कर लिया अपन ने, अपन बना लेंगे, 3-4 बॉक्स बना लिए हैं अपन ने और उसके अंदर सॉर्ट आउट करें, नहीं हो पा रहा है। पर अपन देखेंगे सेकंड वाला जो है ना, उसमें जाना आप वापस 2-3 बार पढ़ते हैं, फिर मेरे को याद आता है यार ये तो था उसके अंदर, मैंने तो सोचा नहीं था। क्या अपना माइंड है ना, वो अपन ऐसे सोच के चल लेते हैं पहले कि यार ये तो आएगा, जो अपन वो करते हैं, अपन सही से पढ़ते नहीं उसको। एक बार सेकंड थर्ड लाइन को थोड़ा सा वो दे दो, फिर उसके बाद देखना कि मतलब एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना। हाँ, क्लू वहीं से निकलेगा। बॉक्स बना के मत बैठ जाओ आप। फर्स्ट लाइन पढ़ी अपन ने, तो आपने पजल के लिए कितनी प्रैक्टिस की है? मतलब प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस की बात करें, मतलब एक कितने मतलब मॉक टेस्ट लगाए या फिर कितनी पजल सॉल्व की? वो तो याद नहीं है मेरे को अब कितनी 1000 में होंगी। थाउजेंड्स में थी ना? हाँ, मतलब thousands में तो देख लो, अगर थाउजेंड्स ऑफ पजल सॉल्व करोगे तब जाके स्पीड बढ़ेगी। ऐसे नहीं कि 15-20-30 पजल कहीं से सॉल्व कर लिया आपने, कोई कैप्सूल सॉल्व कर लिया, उससे स्पीड नहीं बढ़ेगी। प्रैक्टिस से ही स्पीड बढ़ेगी, और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी इसके लिए, अगर किसी की कमजोर। हाँ, डेली डीआई और पजल्स तो ऐसा है कि डेली आप ना जो स्पीड टेस्ट देते हो उसके अगेंस्ट भी है ना, अलावा कि 15-20 और कर ली मैंने, कहीं से भी मिले वो। मतलब डेली हैबिट में ले आओ इनको कि 10-15 ये सोल्व करने ही करने हैं। जैसे आपको न्यूज़पेपर रीड करना है हमेशा, वैसे आपको डीआई और पजल तो डेली करनी ही है। तो देखो भाई, 3 चीज ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको अपने डेली हैबिट में लेके आओ। हाँ, चलो, तो ये पूरा सब्जेक्ट वाइज तो पूरा हमने कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो इसके कमेंट्स में आप लोग कीजिएगा, हम लोग फिर से रोहित से पूछेंगे। अब जब आप SBI PO के अंदर जॉब के अंदर आ गए, तो अब आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं? लाइफ मतलब SBI मतलब बैंकिंग में आने के बाद में, बैंक सेक्टर में PO क्लर्क बनने के बाद में, जॉब लगने के बाद में एक स्टूडेंट सोचता है कि उसकी लाइफ कैसी होगी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा वो डर। बहुत अच्छा है। कुछ लोगों ने हवा बना रखा है कि बहुत काम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है बैंकिंग में, तो अभी ख़राब हो गई है बैंकिंग, ये हो गया वो हो गया, जो लगे हुए वो यही बोलेंगे मोस्टली, है ना, वो यही बताएंगे अपना। बट एक चीज़ ये है कि अपने पास जॉब नहीं है ना। हाँ, ठीक है, और काम तो कहीं भी करना पड़ेगा, बिना काम के तो अपन को पैसा मिल जाए तो ऐसा होगा नहीं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जाओगे आप, वहाँ पे भी 10-12 घंटे हैं वहाँ पे जॉब होगी, और 10-12 घंटे यहाँ पे है। ठीक है, काम तो करना पड़ेगा, बट साथ में जो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, जो जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है, और जो पैसा मिल रहा है, मैं तो स्पेशली SBI PO की बात करूँ तो मतलब अच्छी सैलरी आ जाती है स्टार्टिंग में। आप इजीली अपनी फैमिली का इजीली वो कर सकते हो, अपने जो शौक है ना स्टार्टिंग में वो आप पूरे कर सकते हो उससे। क्रेडिट बिल आप भर सकते हो अपने उससे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और SBI आपको अपॉर्चुनिटी दे, जैसे PO लगे आप तो 2 साल तक आपकी 4 ट्रेनिंग होते हैं। ठीक है, तो 4 ट्रेनिंग में कभी 15 दिन कभी 20 दिन आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको ब्रांच में नहीं बैठना है। ठीक है, आपको ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाएगा अलग अलग, और एक्सपोजर मिलेगा आपको बहुत सारे। जैसे आप बैंकिंग में जैसे ब्रांच में बैठे हम, तो अलग अलग लोगों से मिलते हो आप। बिल्कुल, ठीक है, तो एक अलग एक्सपोजर मिलेगा, एक सर्विस भी दे रहे हो आप कस्टमर को, उनकी हेल्प भी कर रहे हो किसी ना किसी वे में, और एक आप नए नए कॉन्टैक्ट भी बन रहे हैं। इतना प्रेशर सब जगह है, प्रेशर मत लो। 7-8 बजते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 से ज़्यादा कुछ नहीं होता, मतलब मोस्टली जो ऑफिसर्स होते हैं वो 7-7:30 तक हो जाता है। और महीने में 6-7 छुट्टी तो मिल जाती है। 6-7 छुट्टी मिल जाती है, और आपके पास होती हैं CL होती हैं, अपने सिक लीव होती हैं वो लोग, और कोई दिक्कत नहीं है, और सब जगह काम है, कोई ऐसा नहीं है। तो इसके अलावा और कुछ अगर आप बताना चाहें सभी लोगों को? नहीं, कुछ नहीं है। जो अपना बैंकर्स डायरीज है, एक नया हमने वो स्टार्ट किया है चैनल, जिस पे आपको मेरे जैसे ही स्टूडेंट मिलेंगे, जिन्होंने उनका कुछ बैकग्राउंड था, अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं, कुछ फेलियर थे उनके, उन फेलियर को ओवरकम करके कैसे उन्होंने सक्सेस उन्होंने अचीव की है, और उनकी क्या लाइफ स्टाइल थी, मतलब पहले क्या थी अब क्या है, उनकी लाइफ स्टोरी क्या थी,
पहले उनके क्या क्या दिक्कत आती थी और अभी जॉब मिलने बाद क्या है, तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम सब आपको लेके आएंगे इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल द बेस्ट। ये जो चैनल है ये आज तो रोहित इसको आगे लेके जाएंगे, रोहित आगे से आपके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेके आएंगे। आज हम लोगों ने एक पहला वीडियो शूट किया है, पहला इंटरव्यू शूट किया है, तो मैंने कहा कि भाई चलो आपकी स्ट्रेटेजी सबसे पहले बतानी चाहिए स्टूडेंट्स को। और आपने देखा होगा कि आज इंटरव्यू में भी देखा होगा कि सारे लोग इतना अच्छे से नहीं समझा पाते, ये कितना अच्छे से आप लोगों को समझा रहे थे। तो ये इसी तरीके से आपको एक एक पॉइंट वाइज सारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस लेके वो समराइज करके वो नॉलेज जो बहुत सारे फेलियर्स के बाद आता है वो आपको पहले ही मिल जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो इस चैनल को भी अपना सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और जो भी इंटरव्यू आए उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। हाँ, जो तो रोहित इस नए इनिशिएटिव के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स को, जैसे हम बैंकर्स पॉइंट के ऊपर हमारा पूरा प्रयास रहता है कि स्टूडेंट्स तक जो भी हम कर पाए वो हेल्प कर पाए वो हम करते हैं, वैसे ही आप भी इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ हद तक हम लोग हेल्प करने का प्रयास करेंगे जितना भी हमसे हो पाए। हाँ श्योर। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।